स्टेशन पर उतरते ही मेरी निगाहें स्टेशन मास्टर के कमरे को ढूंढने लगी। फिर जब मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा तो मैं चलकर कमरे के अंदर गया, जहां विष्णु काका स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म में अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, जिस पर मैंने उनसे कहा, काका 5 सालों में आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। जिस पर काका ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा आ गए तुम, बैठो बैठो। दरअसल मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले से आया था। मेरा काम उस गांव में था जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, जिस पर मैंने काका से कहा, काका पर अभी मैं कालगढ़ गांव जाऊंगा कैसे? इस पर काका ने कहा, अभी तो शाम होने वाली है तो कोई साधन नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, मेरी साइकिल लेकर चले जाओ। और कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण मैंने भी हाँ बोल दिया, जिसके बाद काका ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, सुनो बेटा, 2 किलोमीटर आगे जाने पर एक मोड़ भी पड़ता है, उस मोड़ से दाहिना लेना। वो रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है मगर सुरक्षित है। जिस पर मैंने कहा, क्यों काका, बाएं रास्ते में ऐसा क्या है? इस पर काका ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, बाद में कभी बताऊंगा, तुम दाहिने रास्ते से ही जाना। खैर मैंने भी और कुछ नहीं पूछा और अपना सामान साइकिल पर बांधकर कालगढ़ गांव की ओर निकल पड़ा। अब आसमान में भी सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मुझे काफी दूर जाना था तो मैं साइकिल तेजी से भगाए जा रहा था। करीब 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद मैं भीड़ भाड़ वाले रास्ते से दूर सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां घने अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उस पूरे अंधेरे से घिरे कच्चे रास्ते पर साइकिल लेकर मैं अकेले ही आगे बढ़ता जा रहा था। ऊपर से ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ कपकपाए जा रहे थे। चल रही ठंडी हवाओं के कारण मैं अपनी आंखें ठीक से खोल तलक नहीं पा रहा था। कोहरे से भरे उस माहौल में छाया सन्नाटा उस रास्ते को और भी भयानक बना रहा था। चलते चलते मैं उस मोड़ के पास पहुंचा जहां से मुझे दाहिना जाना था। मैंने उस मोड़ के पास साइकिल रोक दिया और सोचने लगा कि इस छोटे वाले रास्ते से ही चला जाता हूं, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और मुझे जल्द से जल्द गांव भी पहुंचना था। यही सोचकर मैं उस बाएं वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा और शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। वो रास्ता पूरी तरह से जंगलों के बीच से होकर जाता था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं आ पा रही थी। आ रही थी तो सिर्फ जंगलों से आती जंगली जानवरों की आवाजें। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे खड़े एक 9-10 साल के बच्चे पर गई। इतनी रात गए इस रास्ते पर एक अकेले बच्चे को देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि इस रास्ते पर तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है, तो ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। जिसके बाद मैंने साइकिल को उस बच्चे के पास रोका और बोला, अरे बेटा, आप इतनी रात गए अकेले इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? जिस पर उस बच्चे ने कहा, मैं जब खेल रहा था तो रास्ता भटक गया और यहाँ आ गया। जिस पर मैंने कहा, बेटा आपका घर कहाँ है, चलो मैं छोड़ दूं? इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरा घर कालगढ़ गांव में है। ये सुनते ही मैं मुस्कुराया और बोला, पीछे बैठ जाओ, मैं भी कालगढ़ गांव ही जा रहा हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो बच्चा साइकिल के पीछे चढ़कर बैठ गया और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पेड़ों पर बैठी सारी पंछियां एक साथ में एकदम से चिल्लाने लगी। मगर ऐसा क्यों? पंछियां तो रात को नहीं चिल्लाती, और अगर चिल्लाती भी हैं तो तब जब किसी के साथ
कुछ अशुभ होने वाला होता है, मगर मेरे साथ क्या अशुभ होने वाला है। खैर, इस बात को नजरअंदाज करके मैं आगे बढ़ने लगा। मगर एक बात तो अजीब थी कि ठंड में इतने सारे कपड़े पहनने के बावजूद भी मैं कांप रहा था। लेकिन एक टी शर्ट और हाफ पैंट पहने उस बच्चे को कोई फर्क तलक नहीं पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सामने वापस से वही बच्चा खड़ा हुआ दिखा जिसे मैंने साइकिल के पीछे बैठाया था। उस बच्चे को देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया और मुड़कर पीछे देखा तो वो बच्चा मेरी साइकिल पर नहीं था। मैंने दोबारा से जब अपनी निगाहें सामने की ओर घुमाई तो वो बच्चा अब एकदम से मेरे पास में ही खड़ा था। मैंने जब ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखा तो अब उसका चेहरा बदलने लगा था और देखते ही देखते अब वो बच्चा एक आदमी तब्दील होने लगा। ये देखकर मैं इतनी ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल उस आदमी का कद तो एक बच्चे की तरह ही था, मगर उसका पूरा शरीर एक अधेड़ उम्र के आदमी का था। मैं समझ गया था कि मैंने काका की बात ना मानकर अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में ढकेल लिया है। तभी उस आदमी ने कहा, आज कितने दिनों बाद किसी इंसान को मारने का मौका मिलेगा। और इतना बोलते ही उस आदमी ने मुझे साइकिल समेत उठाकर नीचे पटक दिया और अपने पैरों से मेरा गला दबाने लगा कि तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो भूत मेरे गले को छोड़कर जंगलों के भीतर चला गया। जिसके बाद मैंने अपना साइकिल उठाया तो मेरी साइकिल पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैंने साइकिल वहीं फेंका और दौड़ते हुए भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं बार बार पीछे देखे जा रहा था कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मेरी निगाहें रास्ते के किनारे एक झोपड़ी पर गई, जिसे देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। मैं भागकर उस झोपड़ी के दरवाजे पर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। 3-4 बार दरवाजा खटखटाने पर एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला तो मैं बिना कुछ बोले ही घर के भीतर चला गया और जोर जोर से हाँफने लगा। मुझे इस तरह से हाँफता देख उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे पानी पिलाया, जिसके बाद मैंने थोड़ा अच्छा महसूस किया। फिर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने पहले तो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और फिर मेरे पास आकर बोला, दरअसल आज से 5 साल पहले वो आदमी एक चोर हुआ करता था। रात के वक्त इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को डराकर लूट लिया करता था। मगर एक रात उस आदमी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा इसी रास्ते पर भटकती है। सारी बात बोलने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, आज तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा और रात भी काफ़ी हो गई है। तुम आज रात यहीं रुको, सुबह होते ही चले जाना। उस बुजुर्ग आदमी की बात मुझे ठीक लगी और उसने मेरे रहने का बंदोबस्त कर दिया। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो पूरा घर खंडर में बदल चुका था और ठीक मेरे सामने दीवार पर उस बुजुर्ग आदमी की फोटो लगी हुई थी, जिस पर फूलों की माला लटक रही थी। ये देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया और मैं एक पल भी उस घर में रुक नहीं सका। भागता हुआ मैं कालगढ़ गांव पहुंचा, जहां से मुझे पता चला आज से 5 साल पहले वो बुजुर्ग आदमी उस घर में ही रहता था। काफी अच्छा आदमी था वो। गांव से दूर होने के बावजूद भी गांव के लोगों से उसकी काफी बनती थी, मगर उस चोर ने उसे भी नहीं छोड़ा। रात को उसके घर में घुसकर सारे सामानों को चुरा ले गया और इस सदमे को वो बुजुर्ग आदमी
बर्दाश्त नहीं कर सका और उस बुजुर्ग ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। और कहते हैं कि अपना बदला लेने के लिए उस बुजुर्ग आदमी ने भूत बन के उस चोर को मार दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज से 30 साल पहले हमारे गांव में उत्तम नाम का एक आदमी रहने आया था। उसने हमारे गांव का एक खाली घर भाड़े पर लिया और उसी में रहने लगा। उसने जो घर भाड़े पर लिया था उसके आसपास कुछ भी नहीं था, अगर था तो सिर्फ खाली सपाट मैदान। उससे मेरी मुलाकात पहले दिन ही हो गई थी जिस दिन वो हमारे गांव में रहने आए थे। वो अधेड़ उम्र का एक काफी शौकीन आदमी था। उसकी पत्नी 10 साल पहले ही मर चुकी थी और उनका कोई बेटा भी नहीं था। वो इस दुनिया में अकेले रहते थे, मगर उत्तम बाबू काफी कम बात करते हैं। मैं इसके अलावा 2-3 बार उनके घर गया, मगर उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, जिसके बाद मैंने भी उनके घर जाना छोड़ दिया। मगर इतने दिनों में मैंने जो देखा वो बात मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि उन्होंने अपना घर इस तरह से सजाकर रखा था जैसे वो किसी आदमी के बस की बात ही नहीं थी। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, जिसके बाद मुझे कानों कान ये बात पता चली कि उत्तम बाबू के घर से रात के वक्त किसी औरत की आवाजें आती हैं। ये बात सभी लोगों के साथ ही साथ मुझे भी खटकी कि भला उत्तम बाबू तो अकेले उस घर में रहते हैं, तो रात के वक्त किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है? कहीं उत्तम बाबू हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। खैर, पूरी बात सुनने के बाद मैं अपने घर आ गया। तो उसी रात, ठीक रात के 9 बजे मेरे घर पर हमारे गांव के 2-3 लड़के आए, जिसके बाद उनमें से एक ने कहा, नितेश बाबू, सुन रहे हैं ना गांव में क्या हो रहा है? उसके इतना बोलते ही मैं समझ गया कि ये लोग उत्तम बाबू के बारे में बात करने आए हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ सुन तो रहा हूं। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, हमने तय किया है कि कल सुबह सरपंच जी को पूरी बात बताकर उत्तम बाबू को गांव से निकाल देंगे। उसकी ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। भला किसी इंसान के बारे में कानों कान कुछ भी सुनकर हम उसे गांव से नहीं निकाल सकते। ये बात मैंने उन लड़कों को भी बताई, तो उन्हें भी ये बात ठीक लगी, जिसके बाद ये तय हुआ कि कल रात मैं और इनमें से एक लड़का राजू, हम दोनों उत्तम बाबू के घर के पास छिप छिपा कर जाएंगे और ये पता करेंगे कि माजरा क्या है। पूरी बात तय हो जाने के बाद सभी लड़के अपने अपने घर चले गए और मैं भी आराम से सो गया। अगली रात मैं जाने के लिए तैयार होकर बैठा ही था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने राजू खड़ा था, जिसके बाद मैं अपने घर पर आता हूँ बोलकर राजू के साथ चलता बना। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। अमूमन रात के 10 बजे तक हमारे गांव के सभी लोग सो जाते हैं, तो रास्ते पर हमारे अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। रास्ते पर इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि चल रहे राजू के जूतों की आवाज हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जिस पर मैंने राजू से कहा, अरे तेरे जूतों की आवाज काफी तेज आ रही है, तू बाहरी रास्ते पर रुकना। चलते चलते हम उत्तम बाबू के घर के करीब पहुंचे तो राजू रास्ते पर ही रुक गया और मैं धीरे धीरे छुप छुपाकर उनके खिड़की के पास गया तो मुझे हल्की हल्की बात करने की आवाजें आ रही थीं, मगर वो आवाज किसी औरत की थी या किसी आदमी की, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो मैं पैर दबाकर चलते हुए दरवाजे के पास गया तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और तभी मुझे हल्की आ रही आवाजें थोड़ी जोर सुनाई पड़ी। उस घर से 2 आवाजें आ रही थी।
एक जानी पहचानी उत्तम बाबू की और किसी औरत की। तभी मैंने अपने मन ही मन में कहा, तो गांव वाले ठीक ही कहते हैं, मगर ये औरत है कौन? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि उस औरत ने उत्तम बाबू से कहा, एक आदमी घर के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहा है, उसे घर के अंदर बुला लाइए। ये सुनकर मैं जितना हैरान नहीं हुआ, उससे ज्यादा शर्म में पड़ गया कि मैं उत्तम बाबू को क्या जवाब दूंगा। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी एकदम से दरवाजा खुला और उत्तम बाबू निकलकर बाहर आए, मगर उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा कहे बिना मुझसे ये कहा, आइए अंदर आइए। शर्म में मैं पहले से ही पड़ चुका था, तो अब उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। तो मैं घर के अंदर गया, मगर घर के अंदर जाते ही मैं सहम गया, क्योंकि अभी अभी जिस औरत की आवाज इस घर से आ रही थी वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। बस घर के अंदर उत्तम बाबू और उनके बगल में रखा एक कलश था। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने साफ साफ औरत की आवाज सुनी थी और बाहर जाने का एक ही रास्ता है जहां मैं खड़ा था, और ये घर उतना बड़ा भी नहीं है जहां वो औरत छिप सके। तो वो औरत गई तो गई कहां? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उत्तम बाबू ने मुझे बैठने को कहा, तो मैं उनके बगल में बैठ गया। मेरे बैठते ही उत्तम बाबू ने कहा, कोई जरूरी काम था क्या? उनके इस सवाल का अभी मैं जवाब देने जा ही रहा था कि तभी मुझे उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। तो उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और उठ खड़ा हुआ कि भला इस कमरे में तो कोई औरत नहीं है, तो ये आवाज कहां से आ रही है? तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मानो मेरे शरीर का सारा खून जमकर बर्फ के समान हो गया, क्योंकि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी कलश में से आ रही थी जो उत्तम बाबू के बगल में रखा हुआ था। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस कलश के अंदर आ रही उस औरत की आवाज ने उत्तम बाबू से कहा, क्या जरूरी काम? ये आपकी जासूसी करने आए हैं कि आप किस औरत से बात करते हैं? उस कलश से निकल रहे इस आवाज को सुनकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा और कांपती हुई आवाज में उत्तम बाबू से कहा, ये क्या हो रहा है? इस कलश से आवाज कैसे आ रही है? इस पर उत्तम बाबू का जवाब सुनकर मैं क्या, वहां खड़ा कोई भी आदमी गिरकर बेहोश हो जाता। आगे उत्तम बाबू ने बताया, ये मेरी पत्नी है जो 10 साल पहले मर चुकी है और उसकी आत्मा हर रात कलश के अंदर आकर मुझसे बातें करती है। उत्तम बाबू की बात खत्म होते ही कलश के अंदर से वापस से उनकी पत्नी की आत्मा ने मुझसे कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसे रात के वक्त किसी दूसरे के घर पर ताका झाकी करते हुए? जाइए अपने घर जाइए। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर आ गया। इस घटना के बाद मैंने उत्तम बाबू के घर की तरफ जाना छोड़ दिया। मैं इतना डर गया था जिस कारण मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी और अब कोई भी उत्तम बाबू के ऊपर सवाल नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।